हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। आज हम लोग बात करने वाले हैं 2019 ऑड का जो आरसीसी का क्वेश्चन था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए आरसीसी का हम लोग क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करेंगे और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग है या आपको डाउट लगेगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं यहाँ पे जितना भी रॉन्ग आंसर दिया हुआ है वीनस पब्लिकेशन बुक का उसको यहाँ पे सही करके आपको बताऊँगा विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है फ्रेंड, अगर आप और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट का 6 सेम रिलेटेड तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट चेक करके वहाँ पे बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है, सब आप लोग देख सकते हैं। तो आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यूज्ड इन प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट। देखिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील क्या होता है जब प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट में उसका इस्तेमाल होता है तब। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील जब प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट में इस्तेमाल होता है तो उसका जो स्ट्रेंथ होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ वो होता है 1500 न्यूटन पर mm²। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1500 न्यूटन पर mm²। ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है द मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील शुड बी टेकन टू वैरी फ्रॉम फिल इन द ब्लैक्स ऑफ द एवरेज इनिशियल स्ट्रेस। तो इसका देखिए कितना मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस होता है ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, मतलब जब हम लोग उसको प्री स्ट्रेस जब करते हैं स्टील का उसके बाद उसको जब छोड़ दिया जाता है, प्री स्ट्रेस से जब हटा दिया जाता है, स्ट्रेस डिफॉर्म्ड बार HYSD बार का आप लोग नाम सुने होंगे। उस समय में कुछ कुछ डिफॉर्म्ड बार में क्या करते हैं कि हम लोग आगे ही स्टील को डिफॉर्म कर देते हैं ताकि उसका स्ट्रेंथ वहाँ तक रहे और उसके बाद में हम लोग उसको हार्डन होने देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो इसमें जो लॉस होता है मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस वो कितना से कितना परसेंट होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड, देखिए इसमें जैसे ए ऑप्शन 0.5 to 2%, बी ऑप्शन 2 to 8%, सी ऑप्शन 8 to 10% या डी ऑप्शन 10 to 12%। तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं कि कितना आंसर होगा। ऐसे देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 2 to 8%, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 2 to 8% लॉसेस होता है प्री स्ट्रेस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है एनालिसिस ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट कैन बी डन बाय। एनालिसिस ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट उसको हम लोग किसके द्वारा करते हैं, तो ये तो सब जानते हैं। उसमें क्या कि देखिए एनालिसिस जब हम लोग रेनफोर्स्ड कंक्रीट का करते हैं तो क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल होता है मिनिमम ये समझिए। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, स्ट्रेट लाइन थ्योरी, इलास्टिक थ्योरी, अल्टीमेट लोड थ्योरी या डी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जब एनालिसिस ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट, जब रेनफोर्स्ड कंक्रीट का एनालिसिस किया जाता है तब हम लोग ये तीनों चीज़ का हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, ये तीनों चीज़ का। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, डी है, ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन यहाँ पे होगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जो कि द लीवर आर्म इज लीवम आर्म इज यहाँ पे है, यहाँ पे इन है समझिए, इन अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम इज इक्वल टू। देखिए लीवर आर्म जो होता है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में तो कितना होता है, D-x/3 या 2D-x/3 या 3D-x/3 या 4D-x/3। देखिए यहाँ पे जैसा कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी ऑप्शन, जो कि 3D-x/3। ये ऑप्शन करेक्ट है सी। देखिए इसमें ऑप्शन में कुछ छेड़छाड़ भी किया जा सकता है, जैसे कि 3D-x/3 है ना, इसी को अनदर फॉर्म में ऐसे भी तो लिखा जा सकता है D-x/3। इस टाइप में भी ऑप्शन में आपको दे सकता है D-x/3। यहाँ पे जैसा दिया गया है D-x/3, तो इस रूप में है कि D-x पूरे के नीचे डिवाइडेड बाई 3 है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। हम लोग का करेक्ट ऑप्शन कौन होगा अगर इस टाइप में दिया हुआ रहेगा तो D-x/3, सिर्फ x के डिवाइड बाई 3 रहेगा तब। इसी को जब सॉल्व किया जाता है तो 3D-x/3 हो जाता है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन करेक्ट, 3D-x/3।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि है द डायगोनल टेंशन इन कॉन्क्रीट कैन बी रजिस्टर्ड बाय प्रोवाइडिंग। देखिए डायगोनल टेंशन जो होता है कॉन्क्रीट में, तो किसके द्वारा हम लोग रजिस्ट कर सकते हैं? टेंसाइल रेनफोर्समेंट, शियर रेनफोर्समेंट, या कॉम्प्रेसिव रेनफोर्समेंट, या डी ऑल ऑफ दीज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चांसेस आ सकता है क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज होते हैं। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हम आपको बताएंगे। देखिए जैसा कि हम अगर बात बोलें तो इस क्वेश्चन को करेक्ट ऑप्शन बताने से पहले कुछ कुछ हम लोग बात कर लेते हैं ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई फिर टेंशन ना होगा। देखिए जो भी जैसे हम लोग कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें टेंशन जोन होता है, कंप्रेशन जोन होता है, ठीक है। तो टेंशन जोन में ही क्या हम लोग वहाँ पे टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन होता है, दो जोन। तो टेंशन जोन में हम लोग किस टाइप का शियर रेनफोर्समेंट देते हैं ताकि उसका डायगोनल टेंशन को रजिस्ट कर सके, ठीक है। तो मिनिमम ये क्वेश्चन है। तो अगर कंक्रीट ब्लॉक बनाते हैं तो उसमें दो जोन होता है, एक टेंशन जोन होता है, कंप्रेशन जोन होता है। तो टेंशन जोन में जो रजिस्ट करने के लिए हम लोग रेनफोर्समेंट देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको मिनिमम जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हम लोग का है वो है शियर रेनफोर्समेंट। देखिए शियर रेनफोर्समेंट का ही यूज किया जाता है जब हम लोग रेजिस्टिंग डायगोनल टेंशन के बात करेंगे तब। देखिए इस शियर एनफोर्समेंट के देने के पीछे मिनिमम एक ही रीज़न होता है कि ये कंक्रीट ब्लॉक को क्रैक होने से बचा सके। जो उसमें क्रैक हो जाता है डायगोनल टेंशन के कारण ही होता है, तो उसको बचा सके इसलिए हम लोग शियर एनफोर्समेंट का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कॉन्क्रीट इज मेनली ड्यू टू। देखिए स्टील और कंक्रीट के बीच में जो बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड किसके वजह से मेनली बनता है? प्योर एडहेसिव रेजिस्टेंस, बी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, या सी मैकेनिकल डिवाइसेस, या डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। ये तीनों के कारण ही क्या होता है कि स्टील और कंक्रीट में एक बॉन्ड बनता है, एक अच्छा बॉन्ड बनता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑल ऑफ देव बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, जो कि इफ फाई इज द डायमीटर ऑफ रेनफोर्सिंग बार फॉर द M20 रोड कंक्रीट, द बॉन्ड लेंथ यूज्ड स्प्लाइसिंग बार इन टेंशन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। देखिए फाई अगर डायमीटर है रेनफोर्सिंग बार को, तो अगर M20 कंक्रीट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा जब हम लोग स्प्लाइसिंग बार यूज करेंगे टेंशन जोन में, ठीक है। तो ये इसका अगर सिंपली बात करें तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आएगा कि अगर M20 कंक्रीट है तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा जब हम लोग स्प्लाइसिंग बार में उसका इस्तेमाल करेंगे टेंशन जोन में, तब ये होता है 60% से इंक्रीज कर जाता है। इस टाइप में भी क्वेश्चन हो सकता है कि कितना परसेंट से इंक्रीज करता है, ऐसा ना लिख कर आपको लिख सकता है परसेंटेज ऑफ इंक्रीजमेंट ऑफ डायमीटर इन M20 कंक्रीट व्हेन इट इज़ स्प्लाइस्ड इन टेंशन जोन, और बॉन्ड लेंथ उसका पूछेगा तब 60% भी ऑप्शन आपको दे सकता है इस परसेंटेज में। लेकिन यहाँ पे जैसा कि हम लोग को दिया गया है कि फाई अगर डायमीटर है तो बॉन्ड लेंथ कितना होगा। तो देखिए बॉन्ड लेंथ जो होगा 60% से इंक्रीज करता है तो ये होगा 58 फाई, जो मिनिमम यहाँ पे है। ऐसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। हम सिंपल एक आपको सिंप्लीफिकेशन टाइप में बता दे रहे हैं कि सिंपल समझिए सिर्फ, ठीक है। तो 58 फाई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, 58 फाई। इसके बाद देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है व्हेन हुक्स आर फॉर्म्ड इन डिफाउंड बार द इंटरनल रेडियस ऑफ बॉन्ड शुड बी एट लीस्ट फिल इन द ब्लैक्स द डायमीटर ऑफ द बार। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, ऑप्शन आप लोग भी बता सकते हैं। 2020 का क्वेश्चन, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में ही कुछ दिन में किए हैं 2020 का, तो उसमें देखिए वहाँ पे भी ये क्वेश्चन टैली किया था। तो वहाँ पे भी आपको पूछा जा रहा था कि अगर हुक्स को डिफाउंड बार में यूज किया जा रहा है तो इंटरनल रेडियस जो होगा बॉन्ड का वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए डायमीटर का। तो ये देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 4 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4 टाइम्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वहाँ पे भी मैं बताया था कि वहाँ पे 2 टाइम्स दिया हुआ है 2020 वाला क्वेश्चन में, तो इस टाइप में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए 2020 वाला क्वेश्चन में किस टाइप में, अगर
माइल्ड स्टील की बात किया जाता है तो 2 टाइम्स इन लिया जाता है, जैसा कि यहाँ सी ऑप्शन दिया जा रहा है, तो कभी कभी 4 टाइम्स लिया जाता है। जब इसको बोला जाएगा 4 टाइम्स HYSD बार में लिया जाता है, जब डिफॉर्म्ड बार, यहाँ पे डिफॉर्म्ड बार बोल दिया गया ना, तो HYSD के भी बारे में मैं आपको बताया था कि HYSD बार रहेगा तो वहाँ पे हम लोग 4 टाइम्स लेते हैं, और माइल्ड स्टील रहता है तो माइल्ड स्टील में 2 टाइम्स लेते हैं। तो 2020 वाला में ये वाला माइल्ड स्टील वाला क्वेश्चन था, तो वहाँ पे 2 टाइम्स हम लोग आंसर बताए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि डिफॉर्म्ड बार वाला सेक्शन आ रहा है, तो डिफॉर्म्ड बार तो हाईएस्ट यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार ही HYSD का नाम है। तो HYSD के ऑप्शन में क्या होता है कि 4 टाइम्स होता है। तो करेक्ट ऑप्शन सिंपली समझिएगा, जब डिफॉर्म्ड बार की बात किया जाए तो 4 टाइम्स, और जब माइल्ड स्टील की बात किया जाए या कोई भी यहाँ पे सेक्शन नहीं बोला जाए, सिर्फ बार बोला जाए, तो 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इस टाइप में समझिए आप लोग। डॉगलेग्ड स्टेयर्स आर डिजाइन सिमिलर टू, देखिए डॉगलेग्ड स्टेयर को सिंपली डिजाइन किया जाता है तो किस टाइप में डिजाइन किया जाता है, 1 वे होगा ऑप्शन, 2 वे होगा ऑप्शन, और एक अनदर ऑप्शन होगा, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1 वे होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ 1 वे होगा। ठीक है, डॉगलेग्ड स्टेयर को हम लोग 1 वे की तरह बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं या डिजाइन करते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसा कि हम आपको आगे में ही आंसर बता दें, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि 1 वे स्लैब्स। एक्सेप्टेड रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड्स एंड राइजर, देखिए ट्रेड्स और राइजर के बीच में जो रिलेशन होता है तो क्या होता है, राइजर इंटू ट्रेड इजकल टू 600, 2 इंटू राइजर प्लस ट्रेड इजकल टू 600, राइजर प्लस ट्रेड इजकल टू 600, या 2 इंटू राइजर इंटू ट्रेड इजकल टू 600 ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, देखिए करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, 2R प्लस टी होता है, 2R प्लस टी जो होता है 600 के बराबर होता है। ठीक है, 2R प्लस टी मतलब 2 इंटू राइजर प्लस टी यानी ट्रेड इजिकल टू 600 तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 2 इंटू राइजर प्लस ट्रेड इजिकल टू 600 यहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूज होके ये वाला ऑप्शन भी कितना लोग टिक आउट कर देंगे, 2 इंटू राइजर, और यहाँ प्लस के साइन ध्यान नहीं होता है, सिर्फ 2 इंटू राइजर ध्यान देंगे, 2R प्लस टी, और आर प्लस के ध्यान नहीं देते हैं, कभी कभी डी ऑप्शन टिक आउट हो जाता है, लेकिन ये रॉन्ग है। करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, 2 इंटू राइजर प्लस ट्रेड इजकल टू 600 देखिए वेन फुटिंग इज सिमेट्रिकल लोडेड द प्रेशर बीनीथ द फुटिंग, अगर फुटिंग जो है वो क्या है कि सिमेट्रिकल लोडेड है, ठीक है, सिमेट्रिकल लोडेड है, तो प्रेशर जो होगा फुटिंग के अंदर वो क्या होगा, बी यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म, बी जीरो इन द सेंटर, या बी मोर एट द एज। करेक्ट ऑप्शन इज बी, नॉट बी यूनिफॉर्म। ठीक है, वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, नॉट बी यूनिफॉर्म, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद चलते हैं 12th नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एज पर IS कोड प्रोविजन क्रिटिकल सेक्शन ऑफ फुटिंग फॉर 1 वे शियर इज एट। देखिए एज पर IS कोड प्रोविजन के अनुसार क्रिटिकल सेक्शन जो होता है फुटिंग का फॉर 1 वे शियर इज एट, तो IS कोड के ही अनुसार मैं पिछले लेक्चर में 2020 वाला में आपको फिगर भी दिखा दिया था, फिगर में ही आपको दिखाया हुआ था कि इस टाइप में रहेगा, रेक्टेंगुलर टाइप रहता है यहाँ पे इस टाइप में, तो ये जो यहाँ पे अगर इस टाइप में कॉलम है तो इसका जो शियर एनफोर्समेंट होता है, शियर एनफोर्समेंट जब 1 वे स्लैब होगा तो इसके बीच के डिस्टेंस यही तो है शियर एंड क्रिटिकल सेक्शन क्रिटिकल सेक्शन जो होता है यहाँ से यहाँ तक होता है, तो ये डिस्टेंस अगर 1 वे स्लैब है तो इसको हम लोग डी बोलते हैं, और डी मतलब इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, तो इफेक्टिव डेप्थ, तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आप लोग अब समझ गए होंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है, इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम। यहाँ पे देखिए ए बोला गया है लेकिन ऐसा नहीं है, इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम इज राइट ऑप्शन। उसके बाद में एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट इन आइसोलेटेड फुटिंग इज कैलकुलेटेड इन सिमिलर वे एज इन। देखिए एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट जैसा कि आइसोलेटेड फुटिंग में अगर बात किया जाए तो कैलकुलेट किया जाता है सिमिलर वे में, किसका, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, स्टीरअप्स, स्लैब्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी, स्लैब के ही सिमिलर केस, स्लैब में जैसे टेंसाइल रेनफोर्समेंट में हम लोग फाइंड करते हैं उसी टाइप में आइसोलेटेड फुटिंग में भी एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, स्लैब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए फ्रेंड 14 नंबर क्वेश्चन है, इन द डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब रिस्ट्रेंड एट ऑल एजेस टॉर्सनल रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड इज। देखिए रिस्ट्रेंड एट ऑल एजेस, ठीक है, तो उसका जो टॉर्सनल रेनफोर्समेंट जो होता है वो कितना होता है, 0.37 टाइम्स द एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड एट शॉर्टर स्पैन, या 0.375 टाइम्स द एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड एट मिड स्पैन in the same direction, या 0.75 times the maximum area of steel provided at mid span in same direction, या none of these। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट है, 0.75 टाइम्स होता है द मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड एट मिड स्पैन इन वन डायरेक्शन, या सेम डायरेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है द एरिया ऑफ प्लेन बार्स used as distribution reinforcement in slabs do not less than। एरिया प्लेन बार कितना होना चाहिए, जो अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट में जो स्लैब में अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो कितना से कम नहीं होना चाहिए, जैसे 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, या 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, या 0.18% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, या 0.21% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। तो देखिए एरिया प्लेन बार जो होता है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग स्लैब में, तो 0.15% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा बी ऑप्शन करेक्ट, जो कि 0.1% ऑफ द ग्रॉस एरिया ऑफ कॉन्क्रीट से कम नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ द रेनफोर्स्ड concrete slab is 80 mm thick, the maximum size of reinforcement bar। अगर रेनफोर्स्ड कंक्रीट जो है 80 mm थिक है, ठीक है, तो उसका मैक्सिमम साइज ऑफ रेनफोर्समेंट बार कितना होगा। देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि 1/8 टाइम्स होता है जितना, अगर यहाँ पे स्लैब का जैसे इफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब इज 80 mm थिक, जितना थिकनेस दिया गया है उसके अनुसार 1/8 टाइम्स लिया जाता है, ठीक है। तो 1/8 इंटू 80 इज इक्वल टू 10, तो 10 mm 5 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट, जो कि 10 mm 5, ठीक है, 1/8 टाइम्स लिया जाता है। अगर वहाँ पे 75 रहता या 70 रहता तो हम लोग 1/8 टाइम्स करके जो भी आंसर आता है उसको 5 में बता देते हैं। इन स्लैब द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट टू द स्पैन ऑफ स्लैब। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन अगर बात बोले तो इसमें हम लोग को अगर स्लैब में बात किया जाता है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का, तो कितना पे प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे मेनली डिग्री के वैल्यू पूछ रहा है कितना डिग्री पे। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 90 डिग्री। ऑप्शन मैं आपको दिखा दूंगा, उसके पहले ही आंसर बता दे रहा हूँ। 90 डिग्री पे प्रोवाइड किया जाता है फ्रेंड, सिंपली समझिए, ठीक है। तो आइए इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं, और भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तरफ उसके चलते हैं हम। तो जैसा कि मैं बात बोला उसमें कि 90% होता है, ठीक है। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है, द डायामीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स इन अ कॉलम शुड नॉट बी लेस देन। अगर लॉन्गिट्यूडनल बार्स में कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसका डायमीटर कितना से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लॉन्ग कॉलम इज वन हुज रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय लेटरल डायमेंशन एक्सीड्स। लॉन्ग कॉलम कब कहा जाता है, उसके लिए रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय लेटरल डायमेंशन जो हो कितना से, अगर बोलें कि अगर इतना से ज़्यादा या इतना से कम हो जाए तो उसको हम लोग लॉन्ग कॉलम बोलेंगे। तो अगर लॉन्ग कॉलम की बात किया जाता है तो जिसका 12 से एक्सीड करता है उसको हम लोग लॉन्ग कॉलम बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी 12। मिनिमम अमाउंट ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट इन अ बीम, मिनिमम अमाउंट ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट जो होता है बीम में वो कितना होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 0.85 BD डिवाइडेड बाई FY, इस करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, 0.85 BD डिवाइडेड बाई FY। इसके बाद यही हम लोग लास्ट यहाँ तक करेंगे। इसके बाद जो भी अगर 2018 का क्वेश्चन हमको मिल जाता है, हम खोज रहे हैं फ्रेंड, सर्चिंग कर रहे हैं, अगर मिल जाता है तो 2018 का भी आप लोग को करा देंगे। तो मिनिमम 3 ईयर का काफ़ी होगा। तो 3 ईयर का सभी चीज़ों के सभी जितना भी सब्जेक्ट होगा 6 सेम सिविल और सिविल रूरल ब्रांच के लिए मैं आपको करा दूंगा। सो थैंक यू ऑल फ्रेंड।